जय हिंद दोस्तों, 50 डे 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 9 है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक में आप इस वीडियो से खराब भी अगर होगा ना तो 15 से 18 मार्क आपके एग्जाम में बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट में आएगा। इससे पहले हम लोग 8 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो बच्चे लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, पूरा का पूरा 50 दिन हम लोग करेंगे। 50 दिन में आप लोग का 90% प्रिपरेशन यहां से आप लोग को दे के जाऊंगा, मतलब दे के जाऊंगा। तो यहां पे आप लोग बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट में डे 9 जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डे 1 में हम लोग फर्स्ट यूनिट डाले थे, वहां पे भी हम लोग का 14 से 15 मार्क इजीली आ जाएगा। अगर कोई नहीं देखे हो तो जाके वो सब चीज पहले देख लो, ये सब चीजें उसके बाद पढ़ना। देखो आज हम लोग ये समझेंगे कि बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट का यूनिट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, 1 मार्क में कौन से आते हैं, 2 मार्क में कौन से आते हैं, 3 मार्क में कौन से आते हैं और लॉन्ग टाइप में क्या आता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग 14 प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जो आप लोग का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हेनरी फयल के द्वारा दिया गया है। वो किस तरीका से हम लोग को लिखना है, कितना पॉइंट लिखना है, ये सब चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो हेनरी फयल जो हमें 14 प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, उसमें से 2 मार्क में एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक चीज ध्यान देना है कि ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा लॉन्ग टाइप डाल दे, लेकिन पूरा 14 पॉइंट नहीं डालेगा, आप लोगों को 7 पॉइंट 8 पॉइंट ऐसे लिखना है। क्लियर हो रहा है ना? तो अभी हम लोग समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं ना बिजनेस को रन करने के लिए, वो यहाँ पे हेनरी फयल के थ्रू दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो हमारा प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है क्या? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब यही होता है कि काम को बांट दो। किसके हिसाब से? वर्कर की स्किल के हिसाब से। वर्कर एग्जैक्टली जो काम अच्छे से जानता है ना, उसी के हिसाब से बांट दो। मान लो कोई अच्छा पेंटिंग करता तो उसे पेंटिंग दे दो, कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन है तो उसको इलेक्ट्रिक का काम दे दो, कोई अच्छा कारपेंटर तो उसको कारपेंटरी का काम दे दो, ठीक है। तो मैनेजमेंट में सेम वैसे, कोई अच्छा अकाउंट देखता है तो सिर्फ उसे अकाउंट देखने दो, कोई अच्छा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है तो उसे मार्केटिंग ही देखने दो, कोई परचेज में अच्छा है तो उसे परचेज दो। समझ में आ रहा? तो इस तरीका से काम को बांट दिया जाता है। डिवाइड द टोटल वर्क अकॉर्डिंग टू द स्किल ऑफ द वर्कर, इसे ही बोला गया है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। देखो इस वीडियो का बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने पहले भी डाल चुका हूं, मैं लिंक में डाल दे रहा हूं, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर लोगे। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर। सेकंड क्या होता है हमारा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। देखो अथॉरिटी जो होता है ना, ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी के पास पावर नहीं होगा तो वो काम कैसे करवाएगा, ठीक है। और बैलेंस किसके साथ करना? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जिम्मेदारी। जैसे आप लोग घर में देखे होंगे, आपके मम्मी पापा कितने जिम्मेदार है। बेटा पढ़ लो रे, बेटा आप लोग ये काम कर लो पहले, फिर उसके बाद पढ़ाई कर लो, बेटा खेलना इस समय से इस समय तक है। कितना जिम्मेदार है सोचो। लेकिन पावर भी उनके पास उतना है, जब लगेगा कि खराब काम कर रहा, मार 2 थापड़ एकदम मुंह लाल कर देगा, है कि नहीं? तो ठीक उसी तरीका से जिम्मेदारी का होना और पावर का होना बहुत जरूरी है। तो बिजनेस में भी सेम है। अगर किसी के पास पावर है तो वो बाय फोर्स काम करवा भी सकता है, लेकिन उतनी जिम्मेदारी के साथ भी। ऐसा ना हो कि मारपीट के काम कराए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए दोनों का बीच में जिम्मेदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हो रहा? उसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। अगर रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। ट्रैफिक देखे हो ना, रूल्स रेगुलेशन कितना फॉलो करना होता है। सिंपल से यहाँ पे एक तो चीज़ है कि अगर हम लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान कटेगा, ट्रिपल राइडिंग करेंगे तो चालान कटेगा, लेफ्ट हैंड साइड से चलना है। तो हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना ना। तो ठीक उसी तरीका से बिजनेस में डिसिप्लिन हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे? एक वर्कर का टाइमिंग है 9 बजे आना, और बॉस जो है 12 बजे एकदम राजा बाबू की तरह उठ के आ रहा, तो ये ठीक नहीं हो सकता। रूल्स एंड रेगुलेशन सभी के लिए इक्वल है, मतलब इक्वल है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किए तो कोई बिजनेस का एक छोटा से छोटा ठेला भी ढंग से नहीं चलेगा। समझ में आ रहा ना? तो डिसिप्लिन हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि कमांड सिर्फ एक ही लोग से ले, मतलब ऑर्डर अगर कोई करता है ना तो वो हमारा सिर्फ एक ही इंसान होना चाहिए। मतलब हम लोग को एक इंसान से ऑर्डर रिसीव करना चाहिए। मल्टीपल इंसान से ऑर्डर अगर रिसीव करेंगे ना तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो मान लो एक तो एग्जांपल दे रहे हैं,
थोड़ा मजाक में लेना, आपको आपके पापा का फ़ोन आता है, बेटा थोड़ा घर आओ ना, एक ठो काम है, ठीक है, क्लियर। सेम उसी टाइम में ठीक 5 सेकंड 10 सेकंड बाद आपका बाबू सोना का कॉल आता है, आओ ना थोड़ा एक ठो काम है, तब क्या करोगे बताओ तो? दोनों को इंपॉर्टेंट काम है, कहाँ जाओगे? इसका कमेंट में आंसर देना, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल और लेते, ये जोक था, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि एक वर्कर एक काम को कर रहा है, ठीक है, उसका एक सीनियर आया, बोला बेटा आप ये वाला ना साइट ए में जाओ, तो वो ये फाइल को साइट ए में दे देना, XYZ फलाना इंसान है उसको दे देना, काम बहुत रुका हुआ, ऑडिट करने के लिए आया ना तो फाइन मार देगा। आप जैसे जाते रहोगे रास्ता में कोई बंदा और एक सीनियर मिलेगा, वो बोलेगा साइट पी में जाइए, तो प्रोडक्शन रुका हुआ है, ये फाइल दे दीजिए, नहीं तो प्रोडक्शन हमारा 100% बंद हो जाएगा और हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे। तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन फाइल पहले लेके जाएगा या ऑडिटर के पास पहले जाएगा? सोच के बताओ, समझ में आ रहा? तो इससे क्या होता है ना, कंफ्यूजन आता है। इसीलिए वर्कर को एग्जैक्टली बोल दिया जाता है कि आपका सुपीरियर ये है, आप इसी से ही कमांड लीजिए और किसी से कमांड नहीं लीजिए। हो सकता है कोई टाइम चेंजेस आ सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कमांड हम लोग ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग का एक ही कमांड होना चाहिए, मतलब कमांडर जो है वही कमांड करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा। उसके बाद आता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो हम लोग का डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब डायरेक्टिंग सोचते हैं, किस तरीका से काम को करवाना है। वो POSDCD वाला हम लोग का डायरेक्टिंग था ना, वो डायरेक्टिंग नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन एक ही दिशा में काम करना, मतलब एक कॉमन गोल होता है बिजनेस का, है कि नहीं, सबको चलना भी। जैसे वर्ल्ड कप इंडिया हारी, ठीक है, बहुत दुख हुआ सभी को, लेकिन सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या था, वर्ल्ड कप को जीतना। सब अपना अपना परफॉर्मेंस दिया, अपना काम तो करना ही है, लेकिन कॉमन गोल क्या है, वर्ल्ड कप जीतना, मतलब भारत को जिताना। तो ठीक उसी तरीका से बिजनेस में भी क्या था, एक कॉमन गोल होता है कि इस बार हम लोग का 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगले साल हम लोग को 5000 करोड़ का प्रॉफिट करना है। तो ये हो गया कॉमन गोल। तो सब इसी में ही काम करेंगे, 5000 करोड़ कैसे आए, समझ में आ रहा? तो इसी को बोला जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद आता है पॉइंट 6 हमारा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो यहां पे हम लोग का क्या बताया गया है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है मतलब खुद का इंटरेस्ट, और जनरल इंटरेस्ट क्या है हमारा, बिजनेस का इंटरेस्ट। तो यही अभी आप लोग को बताया ना कि डायरेक्शन एक होना चाहिए, मतलब कॉमन गोल होना चाहिए। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसका है, मेरा है, और जनरल इंटरेस्ट किसका है, बिजनेस का। तो बिजनेस का इंटरेस्ट पहले आना चाहिए, उसके बाद हमारा खुद का इंटरेस्ट आना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मैं आप लोग को एक काम दिया कि आप ये काम करके दो, ठीक है। सपोज मान लो आपको मटेरियल लाने के लिए मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप रॉ मटेरियल लेके आइए। तो रॉ मटेरियल आप किससे मंगा रहे हैं, आप अपना फैमिली मेंबर से मंगा रहे हैं, जो कि हमारा किलो वाइज 5 रुपये ज़्यादा है नॉर्मल अगले दुकान के हिसाब से। मतलब कोई एक बंदा 10 रुपये में बेच रहा है, आप ज़बरदस्ती अपने फैमिली मेंबर से खरीद रहे, कितना रुपये में, 15 रुपये में। तो सोच के देखो यहाँ पे कि बिजनेस के लिए ये सही है क्या? बिजनेस वाला मेरे ऊपर क्या दिखाया, एक फेथ दिखाया कि हाँ आप ये काम करके दो। देखो मैं पर केजी में 5 रुपये एक्स्ट्रा दे के आ रहा हूँ ना, क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। तो पर्सनल इंटरेस्ट बाद में आता है, बिजनेस के इंटरेस्ट पहले आना चाहिए, तभी बिजनेस अच्छा कर पाएगा। उसके बाद आता है फेयर रेम्यूनरेशन। देखो फेयर रेम्यूनरेशन होता है क्या, फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब ये होता है कि आपको जो तनख्वाह मिलेगा ना वो फेयर होना चाहिए, मतलब जितना मिलना चाहिए उतना ही होना चाहिए, नहीं तो आप ढंग से काम नहीं करोगे। देखो सिंपल सा चीज़ है, आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप 10 घंटे काम कर रहे हो, मैं भी 10 घंटा काम कर रहा हूँ, आपको मिल रहा 10,000, मेरे को मिल रहा 15,000, तो क्या ये फेयर है? हो सकता है कि मैं ये 15,000 मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं उसी 10 घंटे में आपसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो ही तो टिका हूँ। सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे कि अगर कोई काम सामने वाला वर्कर से ज़्यादा करते, समझ में आ रहा ना, अगर ज़्यादा करके दिया तो उसे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप 100 यूनिट बना रहे हैं, मैं 500 यूनिट बना रहा हूँ उसी 10 घंटे में, तो क्या ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके हिसाब से 5 गुना। अगर 5 गुना नहीं मिलेगा तो मैं क्यों काम करूँगा? सिंपल सा चीज़ है, आपको भी 10,000 मिल रहा है, मेरे को भी 10,000 मिल रहा है, तो मैं क्यों करूँ? क्लियर हो ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग को फेयर रेम्यूनरेशन। अगर फेयर रेम्यूनरेशन नहीं रहा तो बिजनेस में कोई भी ढंग से काम नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आता है हम लोग का सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि
ऑफर मतलब यहाँ पे देखना है कि जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, उन लोग को ऑर्डर देने वाला वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग के हाथ में वो पावर होना चाहिए। मतलब सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो ऑर्डर देने वाला रहे, मतलब जो पावरफुल जो है ना, जो पावर जिसके हाथ में रहे वो बहुत कम लोग के हाथ में रहे या फिर एक आदमी के हाथ में रहे। ये छोटे छोटे बिजनेस में होता है। देखना, छोटे बिजनेस में क्या होता है, एक ही मालिक रहता है, कुछ वर्कर्स रहते हैं, बस वही सब ऑर्डर देता है और लोग काम करते हैं, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, बड़े बिजनेस में होता है। मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेयर, आपका लोअर लेयर, इस तरीक़ा से हम लोग का बांटा गया है। टॉप, मिडिल, लोअर, इस तरीक़ा से बांट दिया गया है कि आप लोग इस तरीक़ा से काम करोगे और आप लोग इस तरीक़ा से काम करवाओगे। देखो कितने लोग को पावर दिया गया है। जैसे मैं लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया में क्या है, देखो इंडिया बहुत वाइड डेमोक्रेसी कंट्री है, तो जिसके वजह से प्राइम मिनिस्टर से लेके काउंसिलर तक सबके पास पावर बटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो सेंट्रलाइजेशन, मतलब पाकिस्तान में क्या होता है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ढंग से नहीं चलाती, एग्जैक्टली वहाँ का आर्मी चलाती है। तो वहाँ पे क्या सेंट्रलाइज हो जा रहा है। तो सेंट्रलाइज एग्जैक्टली छोटे छोटे बिजनेस में होता है और डिसेंट्रलाइजेशन हमारा बड़े बड़े बिजनेस में होता है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है स्केलार चेन। देखो स्केलार चेन क्यों ऐसा होता है, सिंपल सा बात है, एक एम्प्लॉय कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपना बात पहुंचा पाएगा क्या, नहीं ना। तो उसके लिए एक चेन होता है, मतलब वर्कर लोअर लेवल मैनेजमेंट से बात करेगा, लोअर लेवल हमारा मिडिल हमारा अपर, इस तरीका से अगर बात अगर जाए हमारा तो टॉप तक तो पहुंच ही जाएगा। तो ठीक इसी तरीका से हम लोग को डिवाइड किया गया, सबसे पहले टॉप होगा, उसके बाद मिडिल होगा, उसके बाद लोअर होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक चेन की तरह जुड़ना। इसको बोलता है रैंकिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसे हिरार्ची सिस्टम बोलते हैं। समझ में आया ना, ऊपर से नीचे तक सब कनेक्टेड रहता है। अगर कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। सिंपल सा चीज़ है, अगर कनेक्टेड नहीं रहे तो ऊपर वाला नीचे तक अपना बात कैसे पहुँचा पाएगा, नीचे वाला ऊपर तक कैसे पहुँचा पाएगा। क्लियर हो रहा ना, इसी को बोलते हैं स्केलार चेन। उसके बाद आता ऑर्डर। देखो ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्डर मतलब क्या, एक सही जगह पे सही चीज़ का होना। आप हॉस्पिटल गए हो ना, हॉस्पिटल घुसते साथ आपको सबसे पहले क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन, मतलब रिसेप्शन। वहाँ जाओ, आप रजिस्टर्ड करवा, अपना पेशेंट को एडमिट करवा। अब वो रजिस्ट्रेशन मान लो 5 तल्ला बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है, आप वहाँ पे जाओगे उसके बाद काम करवाओगे क्या, नहीं, सबका एक जगह फिक्स होता है। इसी को बोलते हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले ये होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए। जैसे हम लोग क्लास 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, ऐसे करते करते 10, फिर हम लोग का 12, फिर ग्रेजुएशन, इस तरीक़ा से हम लोग का ऑर्डर होता है ना, बस उसी को बोला जाता है ऑर्डर। तो बिजनेस में ये ऑर्डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी भी जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, देखो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो सबका अलग अलग ऑर्डर है। क्लियर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर। उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, फेयर, काइंड, जस्टिस। फेयर का मतलब क्या होता है, सही। काइंड मतलब आपका दया, ठीक है। जस्टिस का मतलब तो आप लोग जानते ही है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस में। कभी भी अपना बात ना गोरा काला हो सकता है, धर्म जात हो सकता है, मेल फीमेल हो सकता है, ये सब चीज़ें देखना ही नहीं है। मतलब जो चीज़ सही है, जो आपका जस्टिस है, वही काम को ही देखना है। ये नहीं कि एक महिला एक काम कर रही है, मतलब फीमेल कोई काम कर रही है तो उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाए, लेकिन मेल कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट किया जाए। तो ऐसे जेंडर बायसनेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे धर्म जाति का बायसनेस नहीं होना चाहिए। तो इक्विटी सबके साथ होना चाहिए। जो जैसा काम कर रहा है उसे वैसा रिवॉर्ड मिले, मेल हो, फीमेल हो, गोरा हो, काला हो, हिंदू हो, मुस्लिम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो रहा ना, तो इसको बोलते हैं हमारा इक्विटी। उसके बाद हमारा क्या होता है, स्टेबिलिटी इन टेन्योर पर्सनल। इसका मतलब क्या, देखो टेन्योर पर्सनल का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, ये इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि देखो मान लो मैं आपको काम पे रखा, ठीक है, आपको स्टेबल होने का टाइम ही मैं नहीं दिया, मतलब 2 महीना 3 महीना जब तक मैं आपको देखूंगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि आप काम कैसे कर रहे हैं। या फिर आप जब तक 3 महीना ढंग से काम नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप काम के बंदे हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो मैं आपको निकाल दूंगा या फिर आप खुद छोड़ के चल जाएंगे। रीज़न क्या है, ऐसा बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि आप खुद छोड़ के जा सकते हैं।
सिंपल चीज़ है, काम पसंद नहीं आया, सैलरी पसंद नहीं आया, ऐसा बहुत सारा चीज़ हो सकता है, लेकिन मुझे आपका काम पसंद नहीं आया तो मैं तो निकाल दूंगा। लेकिन स्टेबल होने के लिए ये हमारा टेन्योर पर्सनल जरूर होना चाहिए। अरे 3-4 महीना तो देखो कम से कम, क्योंकि कोई भी एक न्यू कंपनी में जाएगा, काम करेगा, तो वहाँ का इन्वायरमेंट क्या उसे पसंद आएगा नहीं आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब वहाँ का टेक्नोलॉजी पसंद नहीं आया तो, समझ में नहीं आया तो, इस तरीक़ा से हम लोग का देखा जाता है। इसीलिए मतलब क्या है ना, अपना टेन्योर पर्सनल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप इस कंपनी में अगले 20 साल तक फिक्स है, ऐसा होता है टेन्योर पर्सनल, ठीक है। जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था कि आप एक रिपोर्ट देखोगे ना, अदानी और अंबानी दोनों के बीच में सुलह है। किस चीज़ का पता है? अदानी का वर्कर अंबानी में काम नहीं कर सकता, अंबानी का वर्कर अदानी में काम नहीं कर सकता, पता है ना ये चीज़। तो उस चीज़ को आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक वर्कर अगर छोड़ के चले गया आपका बिजनेस तो आपको लॉस दिलाएगा वो। क्यों? क्योंकि आपका सारा भेद जानता, वो उधर जाके सारा चीज़ बता देगा। इसीलिए दोनों का बीच में सुलह है कि वो दोनों का वर्कर एक दूसरे के बिजनेस में काम नहीं कर सकता। अगर छोड़ेगा तो किसी और के बिजनेस में काम करेगा, लेकिन अदानी का अंबानी, अंबानी का अदानी नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आता है हमारा इनिशिएटिव। देखो इनिशिएटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीज़न इसका यही है कि यहाँ पे ना सभी को फ्रीडम दिया जाता है, एम्प्लॉय से लेके पूरा टॉप लेवल तक, कि सब कोई आए अपना बात को रखे, मतलब कुछ नया नया आइडियाज बताए। क्योंकि सर्वे का अकॉर्डिंग ये बताया गया कि एट ए टाइम 26,000 लोग को सेम आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, एट ए टाइम 26,000 लोग को। तो जो मैं सोच रहा हूँ सामने वाला भी वही सोच रहा होगा। तो सीधा सा बात है, सभी को बुलाओ, आइडिया शेयर करो, जिसका बेस्ट लगे बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट करो, चाहे वो एक वर्कर क्यों ना हो या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बात क्यों ना हो, सभी को बुलाया जाता है अपना आइडिया शेयर करने के लिए। इसी को बोला जाता है इनिशिएटिव। अगर इनिशिएटिव आए तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई वर्कर का बात हमें पसंद आ जाए और सेम उसी प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट करके बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है हमारा स्पिरिट डी कॉर्प। स्पिरिट डी कॉर्प का मतलब होता है क्या है? टीम वर्क, ठीक है। टीम वर्क करना क्यों जरूरी है? देखो टीम में हार्मनी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब भाईचारा, है ना। तो भाईचारा बहनचारा भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, भाई बहनचारा आप लोग कर लो, ठीक है। तो भाई बहनचारा जो है यहाँ पे वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो, मेरे पास 100 वर्कर है और हमें 1 लाख यूनिट बनाना है, तो एक इंसान को अगर बोलेंगे तो काम उतना अच्छा सा नहीं होगा। लेकिन अगर टीम वर्क करके 100 लोग अगर काम कर दे, देखो डिवाइड बाय 100 कर दो, हमारा कितना हो जा रहा है? 1000 यूनिट पर हेड हो जा रहा है कि नहीं? तो उसी तरीका जब टीम वर्क काम करता है ना तो बहुत अच्छे से चलता है। अभी टीम इंडिया का एग्जाम्पल दिया था आप लोग को, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, सबका बीच में कोऑर्डिनेशन होने से ना इतना मस्त टीम चलेगा। देखो ऑस्ट्रेलिया जीती क्यों? अच्छा बॉलिंग किया, अच्छा फील्डिंग किया, बैटिंग भी अच्छा किया। देखो सबका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, बैट्समैन लोग बहुत अच्छा खेले, फील्डर लोग कितना रन बचाएं, और बॉलर लोग देखो कितना अच्छा बॉलिंग किया। तो यही चीज़ होता है एग्जैक्टली टीम वर्क। टीम वर्क अगर होगा ना तो स्पिरिट डी कॉर्प, इसके अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस अच्छे से चलेगा। ये होता है हमारा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोग हेनरी फाइल कब जन्म लिए थे, ठीक है, उनका बुक कौन सा आया था, ये एक एक मार्क में आप लोग करके जाओगे। क्लियर हो रहा? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हम लोग अभी इसका सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी क्वेश्चन में आता है हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को ये बोल दूं कि जो लोग वीडियो देख रहे एग्जैक्टली कमेंट करके हमें ये बताएं कि हमारा सीरीज कितना अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, जरूर बताएं इस चीज को। देखो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट पहले तो होता क्या, ये 2 मार्क में आता है, इस चीज को अभी हम लोग समझेंगे। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए साइंस को यूज करना, मतलब टू फाइंड द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। समझ में आ रहा? जिस काम को कर रहे हैं हम लोग उसका सबसे सस्ता, बेस्ट और चीपेस्ट वे, मतलब चीप मतलब हमारा सस्ता वे हमें ढूंढना है ताकि हमारा काम बहुत अच्छा से हो सके। ऐसा नहीं कि सस्ता अगर ढूंढ रहे तो वो खराब हो, नहीं, बेस्ट भी होना चाहिए, चीप भी होना चाहिए। इसी को बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसका प्रिंसिपल क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को जानना है कि देखो हम लोग काम करें साइंस को यूज करके, नॉट रूल ऑफ थंब। थंब मतलब समझ रहे हो? तो
तो ये वाला अंगूठा छाप वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग साइंस को यूज करें। जैसे मैं आपको बैंक का एग्जांपल दिया था ना, देखो बैंक वाला क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा से मशीन लेके आ गए हैं बैंक को, मतलब नोट को काउंट करने वाला मशीन है ना। तो जैसे अगर मान लो मैं आपको 10 लाख रुपए दूं और बोलो इसको गिनो, कितना देर लगा दोगे सोचो। और मशीन क्या करता है, मिनट में उसको कर देता है। तो हम लोग ऐसा दिमाग लगाएं कि हम लोग के पास ऐसा क्या सोर्स है जिससे हम लोग काम जल्दी भी हो जाए और अच्छा भी हो जाए। आप हाथ से गिनते गिनते, चलो गिन तो दिए, क्या आप बता पाएंगे कौन सा असली है कौन सा नकली है, लेकिन मशीन क्या दोनों काम एक साथ कर दे रहा है, गिन भी दे रहा है बहुत जल्दी, और उसके साथ साथ ये भी बता दे रहा है कि नोट असली है या नकली। तो सोचो, हम लोग इसीलिए बोला गया है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो हम लोग साइंस को अप्लाई करें ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से चले, और बहुत अच्छे से चलने के साथ साथ हमारा कम समय में सारा काम हो जाए। तो इसीलिए पहला पॉइंट बताया गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड पॉइंट हमारा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अभी बताया था ना आप लोग को, अभी क्या बताया था कि एक मैनेजर और एक वर्कर दोनों के बीच में भाईचारा होना चाहिए, बहनचारा भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे हम लोग का हार्मनी डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब देखो, मैनेजर और जो हमारा वर्कर है दोनों के बीच में गिव एंड टेक का पार्ट होना चाहिए। गिव एंड टेक का मतलब देखो, एक मैनेजर बोल रहा है कि आप अच्छे से काम करो, हम आपको पैसे देंगे, है ना। और वर्कर क्या बोल रहा है कि आप मेरे को अच्छे से पैसे दो, हम अच्छे से काम करेंगे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा ना, तब तक हमारा बिजनेस ढंग से नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे एक तो चीज हमें क्या बताया गया है कि अगर एक मैनेजर चाहे, सोच के देखो, वो ढंग से पैसा नहीं दे रहा, तो क्या कभी भी एक वर्कर ढंग से काम करेगा? वर्कर भी सेम वही सोचेगा कि मैं ढंग से तभी काम करूंगा जब मुझे अच्छे पैसे देंगे। तो दोनों का बीच का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसीलिए तो बोला गया भाईचारा, ये कभी डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। आप एक एग्जांपल के तौर पे ले लो, अगर एक वर्कर के माइंड में ये घुस जाए कि नहीं, हम लोग यहाँ धूप में काम कर रहे हैं, वो वहाँ एसी में काम कर रहा है और सारा पैसा वो ले जाता है, तो ये नहीं चलेगा। तो उसे समझाना पड़ेगा कि आपका काम अलग है, मेरा काम अलग है, आप हार्डवर्क करते हैं, हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। तो दोनों का बीच में ये जो कन्फ्लिक्ट है ना, इसको सुलझाना ज़रूरी है। आपको एग्जांपल पहले भी मैंने दिया था कि जापान में क्या होता है पता है ना, जापान में जब कोई भी वर्कर को अपना मैनेजर से, अपना मैनेजमेंट से कोई भी दिक्कत होता है ना, अपना हाथ में यहाँ काला रिबन बांध लेता है। काला रिबन को देख के मैनेजमेंट ये समझ जाता है कि हम लोग से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसका सोल्यूशन तुरंत निकालता है। इंडिया में ऐसा खैर नहीं होता है, अलग बात है। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उसके बाद आता है हम लोग का कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखो कोऑपरेशन का मतलब क्या, बीच का तालमेल। वो इंडिविजुअल अकेला नहीं हो सकता रे भाई, ये जस्ट इसका एक्सटेंशन फॉर्म है। मतलब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड बताया ना, मैनेजर और वर्कर दोनों के बीच में अगर डिस्कॉर्ड रहेगा, हार्मनी, तो क्या कभी काम हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो इस चीज को अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म तो नहीं हो सकता, खाली मैनेजर काम करेगा तो भी नहीं होगा, खाली वर्कर काम करेगा तो भी नहीं होगा। सिंपल सा चीज है। क्यों? क्योंकि वर्कर जो है वो प्लान नहीं बनाएगा, वो तो काम करेगा, है ना। और मैनेजर क्या करेगा, वो प्लान बनाएगा लेकिन काम कोई और करेगा। तो दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, मतलब तालमेल होना चाहिए। तो ठीक इसी का एक्सटेंशन वर्जन है। अभी जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया था, फाइनल में उन लोग क्या किया, फाइनल में सेम यही चीज किया कि उन लोग का बीच में कोऑपरेशन बहुत अच्छा था। बॉलर लोग बहुत अच्छा बॉलिंग किया, फील्डर लोग बहुत अच्छा फील्डिंग किया, और बैट्समैन लोग बहुत अच्छा बैटिंग किया। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेट एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि अपने वर्कर को तब तक डेवलप करते रहो जब तक उसका हाईएस्ट एफिशिएंसी नहीं आ जाता। देखो सिंपल सा चीज है, कोई भी, आप खुद भी अगर एक बिजनेस में आओगे अपना काम करने के लिए, तो कभी नहीं चाहो कि एक ही पोजीशन में आप लाइफ टाइम रहे। तो आपको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजर की जिम्मेदारी है कि आपको डेवलप करे। तो आपका लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते हुए बढ़ना चाहिए। आपका कब तक बढ़ना चाहिए? जब तक आप सबसे ज़्यादा नहीं सीख जाते। आपका लेवल 1 खत्म हो गया, लेवल 2 का आपका डेवलपमेंट चाहिए, लेवल 2 खत्म हुआ, लेवल 3 का डेवलपमेंट चाहिए, लेवल 3 हो गया, लेवल 4 का डेवलपमेंट चाहिए। इस तरीक़ा से एक वर्कर को उसका ग्रेट एफिशिएंसी तक उसे डेवलप करते रहो, उसको स्किल देते रहो, काम को कैसे करना ये सिखाते रहो। तो ये हुआ हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो यहाँ पे अभी हम लोग थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमारा बहुत सारा शॉर्ट टाइप आता है, अच्छे समझना, पेन कॉपी निकालिए, एक एक चीज को भी हम लोग समझेंगे। देखो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है ये तो हम लोग समझ लिए। उसके बाद इसका टेक्निक्स क्या होता है, सबसे पहला फंक्शनल फोरमैनशिप। देखो आपका जो फोरमैन जो है ना, जो आपका सुपरवाइजर सब जो है, जो आप लोग को गाइड करेंगे वो फंक्शनल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर अच्छे फंक्शंस होना चाहिए। अच्छे फंक्शंस होना चाहिए मतलब क्या होगा, फोन तो समझ में आता है कि हाँ अच्छे फंक्शंस के होते हैं, ठीक उसी तरीका से एक इंसान के अंदर भी अच्छे फंक्शंस होना चाहिए, मतलब उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज होना चाहिए। तो यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर, देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया कौन है, एफ.डब्ल्यू. टेलर दिया है, एग्जाम में 1 मार्क में आएगा, ठीक है। फ्रेडरिक विंसलॉ, क्लियर हो रहा है। तो फ्रेडरिक विंसलॉ हम लोग को टेक्निक्स जो बताया ना यहाँ पे कि फंक्शनल फोरमैनशिप में हम लोग को 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा हम लोग का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इसमें क्या किया गया है कि 4 सुपरवाइजर दिए हैं, ठीक है, ताकि जो डिपार्टमेंट प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है अलग अलग, देखो ये 4 क्या है आपके बुक में दिया गया है, बस उसका सब पॉइंट आप लोग को लिखना है कि वो 4 कौन है, ये 4 कौन है। क्लियर हो रहा है, आप लोग का 1 मार्क में आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखना, प्लानिंग डिपार्टमेंट वाला 4 जो हमारे होते हैं डिपार्टमेंट में, उन लोग प्लान करते हैं कि काम को किस तरीका से करवाना है। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देख रहा है, जो उन लोग के जो सुपरवाइजर है उन लोग वर्कर को वॉच करते हैं कि काम सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये हमारा हो गया फंक्शनल फोरमैनशिप। उसके बाद आता है हम लोग का स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखो स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या होता है, टू फिक्स द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को फिक्स करो। स्टैंडर्ड फिक्स करो मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फिक्स करो मतलब ये होता है कि आप एक काम के लिए पर्टिकुलर टाइम सेट करो, ठीक है। आप एक प्रोडक्ट के लिए साइज सेट करो, आप हाइट सेट करो, वेट्स, आप देखो कि किस तरीका से हम लोग एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ 5 किलो का होना चाहिए, ये इससे ज़्यादा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये इतना साइज का होना चाहिए, इस तरीका से मतलब टाइम सेट करना, साइज सेट करना, आपका वेट सेट करना, ये सारा चीज हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन में आता है। उसी को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मतलब क्या है, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है ना, जो हम लोग का अननेसेसरी वर्क है ना उसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट कर दो मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करने का मतलब ये होता है कि देखो जो हमारा बिजनेस में ज़्यादा चल नहीं रहा है उसको सबसे पहले हटा दो हमारे बिजनेस से। क्यों, क्योंकि बिजनेस को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। पहले ही मैं बताया था एप्पल में जब हमारा का स्टीव जॉब्स जब सीईओ था, वो क्या किया था, वो यही किया था कि जब उसे निकाल दिया गया था सीईओ से, जब वो रिटर्न आया तो सबसे पहले आके क्या किया, देखा कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट है, सबको हटा दिया, सिर्फ 3 प्रोडक्ट चलाया। और 3 प्रोडक्ट, सोचो आज एप्पल कितना बड़ा कंपनी है दुनिया में, समझ में आ रहा ना। तो ठीक, एलिमिनेट आप लोग कर दो कि जो प्रोडक्ट हमारा नहीं चल रहा है उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर ये बताया है कि काम को सबसे पहले स्टडी करो, मतलब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जो जो रिसोर्सेज है ना, चाहे वो लोग हो, पैसे हो, मशीन्स हो, रॉ मटेरियल हो, जो भी हो, उसको अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैथड स्टडी। मैथड स्टडी में हम लोग क्या बताया गया, यूज साइंटिफिक टूल्स, मतलब जो हम लोग बताए ना अभी, साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब। तो यहाँ पे हम लोग साइंटिफिक टूल्स यूज करके अपना बिजनेस को इफेक्टिव बनाए, ताकि हम लोग का जल्दी भी हो सके और अच्छे से भी हो सके। उसके बाद आता है हमारा फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब क्या होता है, एक वर्कर को आप जज करो, देखो, ऑब्जर्व करो कि वो कितने देर में थक जाता है और उसे टाइम टू टाइम ना इंटरवल दो, मतलब टाइम दो, मतलब बिवरेज दो, चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ, ठीक है। इस तरीका से एक इंटरवल दो ताकि वो रेस्ट कर सके। अगर रेस्ट नहीं कर पाएगा ना तो वो काम नहीं कर पाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो ठीक उसी तरीका से हम लोग का फैटिग स्टडी होता है। मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप वर्कर को ट्रैक करो। कैसे ट्रैक करो कि वो इधर से उधर, मतलब काम के लिए इधर उधर अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर्सनल अगर अपना हो रहा है, अपने काम के लिए अगर इधर उधर हो रहा है तो वो बिजनेस में नहीं चलेगा। समझ में आ रहा। तो उसे ट्रैक करना मतलब उसका मोशन को ट्रैक करना कि इधर से उधर जो हो रहा है क्या वो फालतू में तो नहीं हो रहा है। क्लियर हो रहा। उसके बाद आता है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में देखो मैंने बताया फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम, टाइम सेट करना। जैसे देखो आप लोग का एग्जाम आने वाला है ना, कितना घंटा का आता है, 3 घंटा का। सिंपल सा बात है, ये स्टैंडर्ड टाइम है, 3 घंटा से ज़्यादा आपको काम नहीं दिया जाएगा, वो टारगेट है। तो इसी को बोला जाता है कि 3 घंटा आप लोग के लिए इनफ है, इसलिए इस काम को आप लोग को 3 घंटा के लिए सौंपा गया है। तो इसीलिए बोला गया फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा
डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम, अभी मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ाया था ना कि एफडब्ल्यू टेलर एक क्या दिए हैं, पीस वेजेस सिस्टम दिए हैं, जिसमें यह बताया गया कि आप अगर एक टारगेट से ज़्यादा काम करते तो आपको 120% मिलता है, टारगेट से कम अगर करते तो आपको 80% मिलता है। अगर ये चीज़ जानना है, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आई बटन पे क्लिक होता भी होगा, वहाँ पे जाके आप लोग इसे चेक कर लो, अच्छे समझ में आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में से मैं बताया हूँ। उसके बाद आता है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन है क्या? देखो अभी तो मैंने थोड़ा देर पहले समझाया ना, दोनों का बीच में मतलब मैनेजर और वर्कर का बीच में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। देखो अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया, तो मेंटल रिवोल्यूशन यही है, सबके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि नहीं, ये जो काम जो है वो हमारा है, ठीक है, वो मैनेजर का सिर्फ नहीं है ना वर्कर का सिर्फ नहीं है। क्लियर हो रहा ना? तो ये होता है आपका यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट भी खत्म। तो यूनिट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने 3 बताया, ये आपका लॉन्ग टाइप में आता है, इसी में से शॉर्ट टाइप भी आएगा। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन के साथ हमारा डे 9 जो है कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे जरूर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, ताकि उन लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कमेंट आप लोग नहीं करते हो, कमेंट जरूर करो। समझ में आ रहा ना? तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।